हेलो दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 26 में 38,424 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, जो पिछले साल से 62.66% ज्यादा है। कुछ दिन बाद फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स के पहले ब्रोकरेज प्रीव्यूज ने भी बोला कि लिस्टेड डिफेंस कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स और एक हेल्दी पाइपलाइन है। ये इंडिया के लिए एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। 10 साल पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स का अभी जैसे कंसंट्रेशन नहीं था। इंडिया के पास डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट तो था, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम काफी नैरो था, स्टेट डोमिनेटेड था और कई इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट था। आज भी ये कहना गलत होगा कि डिपेंडेंस खत्म हो गई है। एमपीआईडीएसए ने पिछले साल सिपरी डेटा के यूज करते हुए बताया कि 9.8% ग्लोबल इंपोर्ट्स के साथ 2019 से 2023 के बीच इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। लगभग शिफ्ट रियल है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। डेटा दिखाता है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 25 में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनका वैल्यू 2,09,000 करोड़ रुपए था। इसमें से 1,69,000 करोड़ रुपए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को गया। ये काफी बड़ा शिफ्ट है। एक देश जो कभी बेसिक डिफेंस शॉर्टेजेस के लिए कंसर्न था, आज वही एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड्स बना रहा है और प्राइवेट कंपनीज भी मार्केट कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन चुकी हैं। इस शिफ्ट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले वीकनेसेस समझते हैं। जुलाई 2017 में सीएजी की एक रिपोर्ट ने आर्मी और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में दिखाया कि इंडिया के एम्युनिशन रिजर्व्स कितने कमजोर थे। उस टाइम 55% एम्युनिशन टाइप्स मिनिमम एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल या माल से नीचे थे और 40% क्रिटिकल लेवल पे थे, जहां स्टॉक्स 10 दिन के भी कम बचे थे। आर्मी का प्लानिंग बेंचमार्क, जिसे वॉर वेस्टेज रिजर्व कहते हैं, लगभग 40 दिन का वॉर रिजर्व बताता है। देखो, एम्युनिशन एक कंज्यूमेबल चीज है। वॉर इंटेंस हो तो शेल्स, रॉकेट्स, टैंक राउंड्स और प्रोपेलेंट्स बहुत जल्दी खत्म होते हैं। इसलिए मिलिट्रीज रिजर्व बेंचमार्क्स मेंटेन करती हैं। माल एक मिनिमम लेवल है और वेस्टेज रिजर्व एक कुशन। अगर अवेलेबल रिसोर्स दोनों से कम हो तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। ऐसी शॉर्टेज एक दिन में नहीं आती, ये सालों के वीक सप्लाई चेन की वजह से बिल्ड हुई थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के ज्यादातर हिस्ट्री में एम्युनिशन का एक ही डोमेस्टिक सोर्स था और वो था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या ओएफबी। ये एक बड़ा स्टेट रन नेटवर्क था जो ब्रिटिश एरा से चल रहा था। ओएफबी का मोनोपोली था और प्राइवेट फर्म्स को एम्युनिशन प्रोडक्शन से बाहर रखा गया था। कैग ने देखा कि ओएफबी कई एम्युनिशन टाइप्स में कंसिस्टेंटली टारगेट्स मीट नहीं कर रहा था। कुछ केसेस में टारगेट्स कम करने के बाद भी अचीव नहीं हुए। ऑडिटर 2015 से वार्निंग दे रहा था, लेकिन सिस्टम में ज्यादा चेंज नहीं आया। एम्युनिशन का दूसरा सोर्स इंपोर्ट्स था, वो भी मेनली रशिया से, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी। इंडिया के रशिया के साथ डील्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना था ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन सीख सकें, लेकिन ये ट्रांसफर लिमिटेड था। कोर डिजाइन, नो हाउ और क्रिटिकल सबसिस्टम शेयर नहीं हुए। तो इंडिया ने कई सालों में ऐसा एक वीक डिफेंस और एम्युनिशन प्रोक्योरमेंट मॉडल बनाया था। इसमें एक वीक डोमेस्टिक मोनोपोली थी, एक अनरिलायबल एक्सटर्नल सप्लायर और एक 40 दिन का रिजर्व टारगेट था जो आधे वेपन्स के लिए मीट भी नहीं हो रहा था। फिर जियोपॉलिटिक्स ने पिक्चर चेंज की। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया। यूक्रेन के प्री वॉर स्टॉक पाइल्स जल्दी खत्म होने लगे। नेटो कंट्रीज ने अपने रिजर्व्स यूज करके यूक्रेन को सप्लाई किया। 2023 के एंड तक नेटो मिलिट्री कमेटी के चेयर ने बोला कि सप्लाईज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। यूएस पहले एक महीने में 14,155 आर्टिलरी शेल्स बना रहा था, लेकिन अब उसे अचानक प्रोडक्शन कई गुना बढ़ानी पड़ी। यूरोप ने रियलाइज किया कि लो डिफेंस स्पेंडिंग के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वीक हो गई है। लेसन सिंपल था, मॉडर्न वॉर एम्युनिशन को बहुत तेज कंज्यूम करता है। आपके पास अच्छे वेपन्स और सोल्जर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर शेल्स खत्म हो गए तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इंडिया के लिए हालत और खराब थे। डिफेंस प्लानिंग में चाइना और पाकिस्तान के साथ टू फ्रंट कन्फ्लिक्ट का अजम्पशन है। इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा एम्युनिशन रिजर्व चाहिए, लेकिन आर्मी के ऑडिटर के हिसाब से इंडिया के पास कुछ कैटेगरीज में 10 दिन के स्टॉक भी नहीं थे। यहां स्टेट ने सिस्टम चेंज करना स्टार्ट किया। अक्टूबर 2021 में यूक्रेन वॉर के पहले ही गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 अलग अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज में तोड़ दिया। एम्युनिशन बिजनेस म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड या एमआईएल को दिया गया। आइडिया ये था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी लाएगा। अब एमआईएल के पास बैलेंस शीट, मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस टारगेट्स होंगे। लेकिन इससे भी बड़ा चेंज था प्राइवेट प्लेयर्स को इस सेक्टर में लेके आना। एम्युनिशन इंडस्ट्री में एंट्री इजी नहीं होती। इसमें कैपिटल, लैंड, कंप्लायंस, सेफ्टी सिस्टम्स, स्पेशलाइज्ड केमिस्ट्री और लॉन्ग टर्म डिमांड का कॉन्फिडेंस चाहिए। कोई भी कंपनी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगी अगर उसे फ्यूचर ऑडियंस का आइडिया ही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक्स चेंज किए। प्राइवेट फर्म्स को लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। अब वो कैपेसिटी बिल्ड कर सकते थे बिना इस बात की चिंता किए कि डिमांड नेक्स्ट साइकिल में रहेगी या नहीं। 2024 के एंड तक
गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन आर्मी के लिए 10 साल के एम्यूनेशन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कम से कम हर टाइप के लिए एक इंडिजिनस सोर्स एस्टैब्लिश किया जा रहा है। 175 में से 154 एम्यूनेशन वेरिएंट्स ऑलरेडी इंडिजिनाइज्ड हो चुके हैं। लाइसेंसिंग और कैपेसिटी एक्सपेंशन रूल्स भी ईज किए गए हैं। आर्मी का एनुअल एम्यूनेशन बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए होता है। पहले इसमें से 35 से 40% इंपोर्ट्स पर जाता था। 2024 तक ये नंबर 10% से भी नीचे आ गया। 3 सालों में आर्मी ने 26,000 करोड़ रुपए के डोमेस्टिक ऑर्डर्स प्लेस किए। कैपेसिटी बिल्ड होने के बाद एक नया सवाल आता है, पीस टाइम में इस कैपेसिटी का क्या करें? एक प्लांट जो वॉर टाइम के लिए बनता है वो वॉर ना होने पर भी ऑर्डर्स चाहता है। कंपनी को वर्कर्स को रिटेन करना होता है और कॉस्ट अब्सॉर्ब करनी होती हैं। यहाँ एक्सपोर्ट्स एक नेचुरल सोल्यूशन बन जाता है। यूएस ने भी अपने डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में यही मॉडल यूज किया। पीस टाइम में एक्सपोर्ट डिमांड कैपेसिटी को सस्टेन करता है। इंडिया ने भी सिमिलर लॉजिक अडॉप्ट किया, लेकिन अलग डायरेक्शन से। हमने कैपेसिटी फियर की वजह से बढ़ाई, ना कि एक्सपोर्ट की वजह से। MIL ने स्केल बढ़ने के बाद आर्टिलरी शेल्स के लिए लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेना शुरू किए। इंडियन एम्यूनेशन यूरोपियन बायर्स तक पहुंचने लगा। रूटर्स के हिसाब से इंडियन शेल्स यूक्रेन तक यूरोपियन इंटरमीडियरीज के थ्रू जा रहे थे। इंडिया ने डायरेक्ट सेल नहीं की और कहा कि इस बात की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन ट्रेड को फॉर्मली रोका भी नहीं। एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोला कि इंडियन कंपनीज उनके कंट्री में एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप कर रहे हैं। नेटो कंट्रीज में इंडियन फर्म्स के ऐसे सेटअप करना पहले इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। ये शिफ्ट सिर्फ एक्सपोर्ट नंबर तक लिमिटेड नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया अब एक टाइट और अर्जेंट ग्लोबल मार्केट में सिर्फ इंपोर्टर नहीं बल्कि सप्लायर भी बन रहा है। और इस इंडस्ट्री में मार्केट्स अब इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखो, रीसेंट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड एक ट्रिगर है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है सेक्टर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट्स देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स, विजिबल पाइपलाइन और स्टेट सपोर्ट। फरवरी 2025 में सोलर इंडस्ट्रीज ने पिनाका रॉकेट्स के लिए 6,084 करोड़ रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्डर डिस्क्लोज किया। लेटेस्ट अर्निंग्स कॉल तक कंपनी का डिफेंस ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया था और क्वार्टरली डिफेंस रेवेन्यू 700 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका था। फाइनेंशियल ईयर 25 कॉल में उसने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का डिफेंस रेवेन्यू गाइड किया था। भारत फोर्ज भी इस साइकिल का पार्ट है। मार्च 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6,900 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ATAGS आर्टिलरी सिस्टम के लिए, जहां भारत फोर्ज की सप्लायर था। बाद में कंपनी 2,770 करोड़ रुपए के कार्बन कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वॉल्व थी। एम्यूनेशन इंडिजिनाइजेशन के साथ साथ गन्स, व्हीकल्स और इन्फेंट्री सिस्टम्स की डिमांड भी बढ़ रही है। ये इंडस्ट्रियल स्टोरी सिर्फ लिस्टेड कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। काफी कंपनीज पब्लिक सेक्टर और अनलिस्टेड प्लेयर्स के पास भी हैं। मार्केट सिर्फ एक पार्ट दिखाता है, पूरा पिक्चर नहीं। तो अब आगे क्या होगा? इस स्टोरी को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। इंडिया अभी भी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफी इंपोर्ट्स करता है। प्रोक्योरमेंट स्टेट ड्रिवन है और अनइवन हो सकता है। एक्सपोर्ट्स पॉलिटिकली सेंसिटिव हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स का मतलब क्लीन एग्जीक्यूशन नहीं होता, लेकिन तब भी ब्रॉड चेंज तो क्लियर है। एक डेकेड पहले एम्यूनेशन एक रेडीनेस प्रॉब्लम और एम्बैरेसमेंट था। आज ये एक इंडस्ट्रियल कैटेगरी बन चुका है जिसमें पॉलिसी सपोर्ट है, प्राइवेट कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट रेलेवेंस है और लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके थ्रू मार्केट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज डिपेंड करेगा कि इंडिया लाइसेंस प्रोडक्शन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़कर डीपर डिजाइन कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी ओनरशिप और कंसिस्टेंट एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी बिल्ड कर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस इंडस्ट्री में और ग्रोथ पोटेंशियल है या ये इंडस्ट्री एक पीक तक पहुंच चुका है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।